हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे ही रहे। हम लोग प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रकाश के परिवर्तन का 3 वीडियो यानी 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो आप वीडियो ना देखे हैं तो उसे जाकर प्लीज देख लें, ठीक। और हम लोग आज प्रकाश के परिवर्तन का 4 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो चौथा लेक्चर में क्या होगा कि हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। हम लोग दर्पण पढ़ चुके हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। तो हम लोग दर्पण के बारे में आज, दर्पण के प्रकार के बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के। पहला दर्पण समतल, दूसरा गोलीय दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण को क्या कहते हैं? पहला दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण जिसे या अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहा जाता है। और दूसरा गोलीय दर्पण। हम लोगों ने समतल दर्पण को पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? गोलीय दर्पण पढ़ने वाले हैं। जिस दर्पण का परिवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परिवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण या ये गोल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, दर्पण के जब भी रंगा जाता है तो बाईं ओर रंगा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर दर्पण के बाईं ओर रंग दे रहे हैं। दर्पण के बाईं ओर रंग दे रहे हैं। ये क्या हो गया? केंद्र हो गया, ठीक। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि दर्पण को क्या कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण प्रायः कांच का एक टुकड़ा को रचित कर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण कैसे बनता है? तो गोलीय दर्पण प्रायः एक कांच के टुकड़े को रजतित का मतलब रंगना, रजतित कर बनाया जाता है। ये गोलीय दर्पण है आपका। हमने क्या बोला कि जिस दर्पण का परिवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के टुकड़े को रचित कर बनाया जाता है। यानी गोलीय दर्पण कांच के टुकड़े को क्या करता है? रंग कर बनाया जाता है। ये दर्पण है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस गोले का परिवर्तक सतह यानी परिवर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, जिस गोले का जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परावर्तक सतह धसा हो, हमने बोला है कि जब भी दर्पण को रंगना होगा तो किस ओर रंगेंगे? दाईं ओर। जब भी कोई भी दर्पण रहे किस ओर रंगाएगा? दाईं ओर। इसका पर देखिए, ध्यान दीजिए, यह चिकनी सतह क्या है? धसा हुआ है, इसीलिए क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। दिखाई दे, हम लोग अवतल दर्पण को पढ़ लिए थे। अब हम उसके बाद उत्तल दर्पण को पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण, ध्यान देते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा या उभरा हो। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दर्पण की किस ओर पॉलिश करेंगे? हमेशा दाएं ओर। ये पॉलिश सतह है, पॉलिश सतह, ये परावर्तक सतह। क्या बोला है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठाओ उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उठा, उसे उत्तल। हम लोग बचपन में पढ़े से क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा। तो उसे उठा यानी क्या होगा? ये उठा हुआ होगा, उठा हुआ होगा तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। उठा हुआ होगा तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु यानी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो ध्यान देते हैं, गोलीय दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो गोलीय दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। पहला वक्ता केंद्र, दूसरा द्वारक, तीसरा ध्रुव, चौथा प्रधानच, पांचवा वक्ता त्रिज्या, छठा फोकस और सातवां फोकस दूरी।
तो सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण को देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण है क्या। तो देखिए, ये पहला क्या हमने बोला, पहला हमने क्या बोला, तो पहला हमने क्या बोला, पहला हमने बोला वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र। दूसरा दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तीसरा ध्रुव, चौथा प्रधानच, पांचवा वक्ता तिरछिया, छठा फोकस, सतमा फोकस दूरी। वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्ता केंद्र कहने का मतलब कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, जो जान लेते हैं। तो कहा जाता है यहाँ पे कि जिस गोले का भाग हो उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस गोले का भाग हो उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। तो आप ध्यान दिए, अभी हम लोग ने दर्पण कितने प्रकार के पढ़े, 2 प्रकार का। ये कौन सा दर्पण है कि नहीं, ये अवतल दर्पण है जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, धंसा हो। और ये कौन सा दर्पण है, ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, उठा हो। तो हमने यहाँ डिफिनेशन में क्या दिया कि जिस गोले का भाग हो उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। तो यह गोला किस और वक्रित हो रहा है, किस और मुड़ रहा है, तो इस और मुड़ रहा है कि नहीं, इस और मुड़ रहा है। तो इस और मुड़ रहा है तो इसका केंद्र इसी और होगा, है कि नहीं। अब ये देखिए, ये जो है उत्तल दर्पण किस और वक्रित हो रहा है, इस और वक्रित हो रहा है, इसका वक्ता केंद्र इस और होगा, है कि नहीं। अब समझ में आ रहा है। तो कहा गया है कि जिस गोले का भाग हो, जिस गोले का भाग हो उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और ध्यान दीजिएगा कि वक्ता केंद्र को, वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक हम गोलीय दर्पण बना दे रहे हैं। यहाँ पे एक गोलीय दर्पण बनाने की कोशिश कर, देखिए ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण बना रहे, समझिएगा थोड़ा सा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये गोलीय दर्पण है। अब हम ध्यान देते हैं, इसकी इस और रंग देते हैं और इस और भी रंग देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये बीच में क्या है, वक्ता केंद्र यानी C है कि नहीं, इससे स्विच किया जाता है। तो कहा जाता है कि वक्ता केंद्र के सामने वाली, वक्ता केंद्र के सामने वाली दर्पण क्या होती है, अवतल दर्पण होती है। क्या होती है, अवतल दर्पण होती है ना। वक्ता केंद्र के, देखिए गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र के सामने वाले दर्पण कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। और गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र के पीछे वाली दर्पण क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण होगा। इस पॉइंट को यहाँ पे हम देख, स्पेस नहीं रहने के कारण हम इसे यहाँ पे लिख नहीं पा रहे, मत आप लोग फिर से समझ लीजिए कि वक्ता केंद्र के सामने वाले यानी गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र के सामने वाले को कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। और गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र के पीछे वाली दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं,
तो आप जान लेते हैं कि दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं। किसी भी दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परिवर्तन होते रहता है उसे दर्पण का द्वारा कहते हैं, यानी प्रकाश को लौटाने का काम करता है, वह क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारा कहते हैं, या दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। तो देखते हैं डिफिनेशन कि दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं। दर्पण का द्वारक किसी भी गोलीय दर्पण का वह भाग, किसी भी गोलीय दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होते रहता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परिवर्तन होते रहता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए, चाहे दर्पण कोई भी हो, दर्पण कोई भी हो, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है क्योंकि परिवर्तक सतह धंसा हुआ है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसका परिवर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। हमने बोला एक और इसका डिफिनेशन दिया कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारा कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे P और यहाँ पे Q। तो ध्यान दीजिए क्या हमने लिखा कि किसी भी गोलीय दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परिवर्तन होते रहता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो किसी भी दर्पण, देखिए, जिससे प्रकाश का चिकनी सतह से परिवर्तन होते रहेगा, ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा, ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा, ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमने बोला एक और डिफिनेशन दिया कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ से यहाँ चौड़ा है, यहाँ से यहाँ चौड़ा है, यह क्या कहलाएगा, दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में Mn तथा उत्तल दर्पण में PQ दर्पण का द्वारक है। ये आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा कि दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है। हमने बोला कि किसी भी गोलीय दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परिवर्तन होते रहता है, प्रकाश को लौटाने का काम करता है, तो चिकना सतह ही लौटाएगा, उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। हमने बोला ये Mn अवतल दर्पण में Mn दर्पण का द्वारक है, उत्तल दर्पण में PQ दर्पण का द्वारक है। और हमने ये भी बात बोला कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, अब हम लोग समझते हैं ध्रुव किसे कहते हैं, पॉल। तो हमने बोला कि किसी दर्पण के द्वारक के मध्य में स्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी जो इसके मध्य में स्थित बिंदु हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। और ध्रुव से क्या से सूचित किया जाता है, P से। तो ध्यान दीजिएगा तीसरा क्या है, ध्रुव। किसी दर्पण के द्वारक के मध्य में स्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के द्वारक के ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, M और N। ये कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है, P और Q। हमने लिखा है कि किसी दर्पण के द्वारक, ये दर्पण के द्वारक है Mn और PQ, है कि नहीं। तो किसी दर्पण के द्वारक के मध्य में स्थित बिंदु, मध्य माने क्या, बीचों बीच, मध्य में स्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को क्या से सूचित किया जाता है, P से, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा,
ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, यानी दर्पण को ध्रुव को क्या सूचित किया जाता है, P से। अब उसके बाद हम लोग आते हैं प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हमने क्या बोला कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो किसी गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। चौथा डिफिनेशन, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, तब कहा जाता है कि किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को वक्ता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए। ये कौन है, ये अवतल दर्पण है। MN क्या है, दर्पण का द्वारा के, ये क्या है, P है, यहाँ पे क्या है, वक्ता केंद्र है। तो हमने लिखा है कि किसी गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ से होकर गुजरेगी वह क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष कहलाएगी या मुख्य अक्ष कहलाएगी। त्रिज्या किसे कहते हैं, किसी गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। वक्ता त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित किया जाता है। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं और थोड़ा डायग्राम थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं। पांचवा है वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को, किसी गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए, किसी गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, M और N क्या है, दर्पण का द्वारक है। P क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, C क्या है, वक्ता केंद्र है। ध्रुव से, अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो गुजरती है उसे क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। मगर बोला गया है कि किसी गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी के, वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वक्ता त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित
किया जाता है। अब वक्ता त्रिज्या हम लोग पढ़ लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के तो ध्रुव पी को ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? वक्ता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, अब वक्ता त्रिज्या क्या सूचित किया जाता है? बड़ी आर से सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है फोकस किसे कहते हैं? जो ध्यान दीजिएगा, फोकस छठा नंबर फोकस है। फोकस किसे कहते हैं जो देख लेते हैं। अंग्रेजी में इसे फोकल कहा जाता है या मुख्य फोकस कहा जाता है। तो कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही हो तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस या फोकस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस भी कहते हैं। हमने क्या बोला कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही हो तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है। आपको हम एक एक चीज को फिर से बता देते हैं। ए मीन क्या है? दर्पण का द्वारक है। ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है कि नहीं? ये क्या है? वक्ता केंद्र है। वक्ता केंद्र को सी सूचित किया जाता है। ये से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? प्रधान अक्ष। तो बोला गया है कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। ये प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है और यहाँ से टकरा रही है, यहाँ पे मिल रही है। प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है और टकराने के बाद यहाँ पे मिल रही है। ये क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस। दूसरा डिफिनेशन इसका इस प्रकार देंगे, अभी पहले देख लेते हैं। मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। इसका डिफिनेशन यू देख लेते हैं। एक और डिफिनेशन है इसका कि मुख्य फोकस के बारे में ध्यान दीजिएगा। अब कहा जाता है कि मुख्य फोकस और ज्ञात करने के लिए क्या होता है? कहा जाता है कि जब वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य में, यानी मध्य कहने का मतलब कि बीचों बीच, वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य कहने का मतलब कि बीचों बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। आपको ये भी डेफिनेशन किताब में मिल सकता है कहीं भी कि वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के बीच की दूरियां होगी। अगर ये पूरा 20 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे स्थित होगी? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे स्थित होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग फोकस दूरी सीखते हैं कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस दूरी उसे कहते हैं कि क्या किसे कहते हैं कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे फोकल लेंथ भी कहते हैं या फोकसांतर भी कहते हैं। फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा, किसी गोलीय दर्पण के किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहा जाता है और फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है, छोटा वाला एफ से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये है आपका अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या है, दशा है। एम एन दर्पण का द्वारक, पी दर्पण का ध्रुव, सी वक्ता केंद्र, ठीक। और ध्रुव क्या वक्ता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं और वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। और इसके मध्य में जो स्थित होगा वह क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। तो हमने क्या बोला है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस ठीक तथा ध्रुव के ठीक बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं या फोकसांतर कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ लिए, हमने गोलीय दर्पण को पढ़ा, गोलीय दर्पण के मुख्य तत्व को पढ़ा। तो ये सब पढ़ने के उपरांत बहुत कुछ हमने आज सीखा और ये आपको कब काम देगा, तो जब हम लोग प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो ये ज़्यादा काम देगा। तो बच्चों, आपको आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी जारी होगा। जय हिंद।